Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSCT Degree College. तो स्टूडेंट्स हम जो आज आपसे बात करेंगे वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर एडजस्टिंग एंट्रीज एंड वर्कशीट के चैप्टर के हवाले से बात करेंगे। तो इस सीरीज़ का 6 लेक्चर है जिसमें हम आपके साथ वर्कशीट से रिलेटेड कुछ नई चीज़ को डिस्कस करने जा रहे होंगे। तो आइए क्विकली अपने क्वेश्चन को देखते हैं, दैन उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। हमने आपको बारहा बताया है कि चूँकि लिमिटेशंस होती हैं, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद नहीं होता, तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट लेकर ज़रूर अपने पास रखें, ताकि सॉल्यूशन के वक्त बआसानी आप इससे अपनी तमाम चीज़ों को देख सकें और अपने सॉल्यूशन को आसानी के साथ मुकम्मल कर सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपके साथ मौजूद है, आपको बताया गया कि फॉलोइंग बैलेंसेस हैं ऑफ सलमान ट्रेडर्स जो कि प्रिपेयर किए गए थे, यानी कि जो इनके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वो आपके सामने मौजूद है दिसंबर 31, 2018 को। और फिर बता दिया गया कि कुछ अकाउंट्स हैं जो आपको दे दिए गए, जिसमें कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सैलरीज एक्सपेंस हैं, रेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक्सपेंस फर्नीचर है, सेल्स का आपके पास जो है अकाउंट मौजूद है, और उसके बाद अकाउंट्स पेबल है, कैपिटल है, और सप्लाईज हैं, सेल्स डिस्काउंट है, और सेल्स रिटर्न मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन दे दी गई, और उनके रिस्पेक्टिव जो बैलेंसेस हैं वो भी आपको डेबिट और क्रेडिट साइड में गिवन है। और फिर स्टूडेंट्स हम अब आगे बढ़ते हैं, और हमें ईयर एंड पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो कुछ इस तरह है कि बताया गया कि सैलरीज एक्सपेंस जो थी फॉर द ईयर वो 10,000 रुपीज़ थी। उसके बाद स्टूडेंट्स बताया गया प्रीपेड रेंट 2,000, उसके बाद बताया गया इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 2,000, डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर के ऊपर 10% है उसकी कॉस्ट के ऊपर, और बैड डेट एस्टिमेट करना है 10,000। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें बताया जाए या ना बताया जाए, एडजस्टिंग एंट्रीज पहले रिकॉर्ड की जाएंगी, उसके बाद ही हम वर्कशीट के फेस की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के बाद अपने रिकॉर्ड्स की अपडेटेड जो पोजीशन होती है उसी के साथ हम आगे मज़ीद काम कर सकते हैं, अपनी वर्कशीट को मुकम्मल कर सकते हैं, और उसके बाद दैन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको जो एक डिफरेंस नज़र आया होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास क्वेश्चन में जो मौजूद है वो आपके पास जो मौजूद है, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक नया अकाउंट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन हो, तो हमारी एजम्पशन ये होती है कि ये परपीचुअल सिस्टम के तहत ही हमारे पास वजूद में आया है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड होता हुआ आया है। और याद रखिएगा कि जब भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगी, तो उसके साथ जो आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री दी जाती है, वो अब बेसिकली इन्वेंट्री एंडिंग के तौर पे कंसीडर की जाएगी। यानी कि याद होगा आपको कि हमने देखा इससे प्रीवियस प्रॉब्लम्स में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे पास हमारा जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है उसमें जो इन्वेंट्री गिवन होती है, फिर उसके बाद हमें परचेज से रिलेटेड कुछ अकाउंट्स गिवन होते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्वेंट्री एंडिंग दे दी जाती है। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर हमने पढ़ा, तो इन डिटेल हमने आपको ये डिस्कस किया कि किस तरीके से पीरियोडिक सिस्टम में हमारे पास परचेज़ का अकाउंट जनरेट होता है, क्योंकि एजम्पशन ये होती है कि हम जितनी भी इन्वेंट्री ख़रीदते हैं उसको एक्सपेंस के तौर पे ही कंसीडर करते हैं, और लास्ट में जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है उस पर जो भी हमारी इन्वेंट्री ऑन हैंड रह जाती है, इन स्टॉक रह जाती है, हम उसको सिर्फ अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एसेट का अकाउंट है। और इसीलिए हमारे पास जो इन्वेंट्री गिवन होती है, जो आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आती है, तो वो फिज़िकल काउंट करने के बाद आती है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स, जो आपके पास इन्वेंट्री का अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में बैलेंस होता है, तो वो लास्ट ईयर का एंडिंग बैलेंस कैरी हो रहा होता है, तो इसलिए वो
इन्वेंट्री ओपनिंग के तौर पे आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मौजूद होती है। फिर उस पर्टिकुलर ईयर की तमाम परचेजेस और परचेजेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम जो है वहाँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं जब हम पीरियोडिक सिस्टम में काम करते हैं तो। लेकिन यहाँ चूंकि स्टूडेंट्स याद रखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट यहाँ गिवन है, तो इट मीन्स के तमाम जो अकाउंट्स हैं वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं और उन तमाम अकाउंट्स की नेट प्रोडक्ट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो अब आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास वो तमाम के तमाम अकाउंट्स जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कंपोनेंट को कंप्यूट करने में मदद करते हैं वो एडजस्ट हो चुके हैं, इसलिए वो आपको आपके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर नज़र नहीं आ रहे। और यही एक वजह है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट आ चुका है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आपको इन्वेंट्री एंडिंग गिवन नहीं है, और आपको जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यहाँ गिवन है आपके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वो अब आपके एसेट के तौर पे यानी कि इन्वेंट्री एंडिंग के तौर पे मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब क्विकली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज़ की। तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो बनाने जा रहे हैं वो हम MS सलमान ट्रेडर्स की बनाने जा रहे हैं और एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2018 का ईयर है जिसने 2018। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने जर्नल का एक स्पेसिमेन जो है वो बना लिया, स्केचिंग कर ली, और अब उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो सैलरीज एक्सपेंस के हवाले से मौजूद है। तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया कि सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 10,000 है, जबकि हमारे पास हमारे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी वो 8,000 की सैलरीज एक्सपेंस के तौर पे मौजूद थी। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप गौर करें तो सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्डेड जो है वो 8,000 है, जबकि आपके पास जो एक्चुअल सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट है वो तकरीबन 10,000 का है। तो इट मीन्स कि इसमें 2,000 रुपीज़ से इजाफा हो चुका है जो कि अनरिकॉर्डेड है। तो इट मीन्स अब हमें अपने एक्सपेंस को मज़ीद 2,000 से बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये मेंटेन होकर 10,000 पे पहुंच जाए। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स एक्सपेंस को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ जब हम एक्सपेंस को करेंगे तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम दिसंबर की 31 को जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो सैलरीज एक्सपेंस हमारी डेबिट होगी विद ₹2,000। और फिर स्टूडेंट्स चूँकि हमने आपको बताया कि हमारे पास कोई भी एसेट का अकाउंट मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हमारा एसेट कम हो, क्योंकि एक्सपेंस के इंक्रीज़ होने की दो वजूहात हमारे सामने आई थी जब हमने अपने पॉसिबल केसेस को डिस्कस किया था कि या तो हमारा एसेट अगर मौजूद है तो वो डिक्रीज़ होगा, और अगर हमारा एसेट मौजूद नहीं है तो फिर हमें अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इस सूरत में चूंकि स्टूडेंट सैलरी से रिलेटेड कोई प्रीपेड का या हमारे पास एसेट का अकाउंट मौजूद नहीं है, तो इस सूरत में हमें अपने एक्सपेंस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और बारहा हमने आपको अपने लेक्चर्स में रिपीटेडली बताया कि आपने इस बात को जहन में रखना है कि कोई चीज़ अगर होगी, अगर एसेट अकाउंट होगा तो कम हो सकता है, अदरवाइज़ आपको नया अकाउंट जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको अब नया अकाउंट जनरेट करने की ज़रूरत पेश आ गई है क्योंकि आपके पास प्रीपेड या एसेट का सैलरीज का अकाउंट मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपको सैलरीज पेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा विद द अमाउंट ऑफ ₹2,000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। और फिर हमने रिकॉर्ड किया सैलरीज एक्सपेंस को। आइए स्टूडेंट्स अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमें जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो प्रीपेड रेंट के हवाले से मौजूद है। स्टूडेंट्स याद रखिए प्रीपेड रेंट हमें गिवन है, प्रीपेड की नेचर एसेट की होती है और हमारे पास 2,000 से हमारा प्रीपेड रेंट मौजूद है, ईयर एंड इन्फॉर्मेशन है, जबकि रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन जो है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वो रेंट एक्सपेंस की है जो कि 10,000 रुपीज़ से हमारे पास मौजूद है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स ये 10,000 रुपीज़ का हमने रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया था एट द टाइम ऑफ पेमेंट, लेकिन इसमें से अभी भी 2,000 रुपये प्रीपेड मौजूद है। इट मीन्स के एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ है रेंट वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपीज़ का हुआ है। तो इस सूरत में हमें अपने रेंट एक्सपेंस के अकाउंट को 8,000 पे मेंटेन करने के लिए 2,000 से कम करना पड़ेगा
اور چونکہ یہاں اب ایکسپنس کو کم کیا جا رہا ہے تو اس کے اپوزٹ ہم اپنے ایسٹ کو انکریز کریں گے. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس یہاں ایکسپنس ہمارا 10,000 ریکارڈڈ ہے، لیکن ابھی ایکچوئل ہم نے بات کی تو ایکچوئل جو ہمارا ایکسپنس تھا وہ 8,000 تھا، کیونکہ ہمیں 2,000 سے پری پیڈ رینٹ دیا گیا. تو اس صورت میں ہمیں اپنے 10,000 کو 8,000 پہ مینٹین کرنے کے لیے 2,000 سے اپنے ایکسپنس کو کم کرنا پڑے گا. اور ہمیں پتہ ہے جب ایکسپنس کو کم کیا جاتا ہے تو اسے ہم کریڈٹ سائڈ میں ریکارڈ کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنے پری پیڈ کے اکاؤنٹ کو جنریٹ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ہمارا ایسٹ کا اکاؤنٹ جنریٹ ہوگا تو اسے ہم ڈیبٹ سائڈ کا حصہ بنائیں گے. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس جو آپ کے پاس سیکنڈ انٹری ریکارڈ کی جائے گی وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ پری پیڈ رینٹ یہاں آپ کا ڈیبٹ ہو جائے گا ورتھ روپیز 2,000 اور آپ کا رینٹ ایکسپنس کریڈٹ ہو جائے گا ود روپیز 2,000 اور ہم نے اس کو ریکارڈ کیا پری پیڈ رینٹ کے طور پہ. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹس یہ باتیں بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوں گی. آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں اپنی تھرڈ ٹرانزیکشن کی، جس میں آپ کو انشورنس کے حوالے سے بتا دیا گیا. تو بتایا گیا کہ انشورنس ایکسپائر ہوا 2,000 روپیز کا، یعنی کہ اب جو انشورنس ہے وہ 2,000 روپیز سے ایکسپائر ہوا. اٹ مینس کہ یہ ایکسپنس کی انفارمیشن آپ کو گیون ہے. یاد رکھیے ایکسپائرڈ کنزیوم ایکسپنس یوٹیلائزڈ، ان تمام کا مطلب خرچ ہو جانا ہے. تو ہم نے ایکچولی یہاں اپنے اب خرچے کو ریکارڈ کرنا ہے. تو ہمارے پاس انشورنس ایکسپائر جو ہے بیسیکلی 2,000 ہے اور ہمارے پاس جو انشورنس سے ریلیٹڈ اکاؤنٹ موجود ہے وہ پری پیڈ کا یعنی کہ ایسٹ کا اکاؤنٹ موجود ہے. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹ اس صورت میں ہمارے پاس ہم نے ریکارڈ میں اپنے ایسٹ رکھا تھا 10,000، لیکن اب بتایا گیا کہ آؤٹ آف دس 10,000 ایسٹ 2,000 ہیز بین ایکسپائرڈ، یعنی کہ 2,000 روپے ایکسپنس ہو چکا ہے. تو اب ایکچوئل جو ہمارے پاس ایسٹ کا اکاؤنٹ ہے ان ادر ورڈس وہ 8,000 پہ مینٹین ہوگا. تو اس صورت میں ہمیں 10,000 کو 8,000 پہ لانے کے لیے 2,000 سے کم کرنا پڑے گا. تو ایسٹ ہمارا 10,000، اس کو 8,000 پہ مینٹین کرنے کے لیے 2,000 سے ایسٹ کو کم کیا تو اٹ مینس کہ ایسٹ کم ہوگا تو کریڈٹ سائڈ میں ریکارڈ ہوگا. آن دا ادر ہینڈ ایکسپنس کا اکاؤنٹ جنریٹ ہوا ود روپیز 2,000، تو اس صورت میں 2,000 سے ہمیں اپنے ایکسپنس کو ڈیبٹ کا حصہ بنانا پڑے گا. تو اسٹوڈنٹس ہم نے دسمبر 31 کو یہ انٹری ریکارڈ کی، انشورنس ایکسپنس ہمارا یہاں ڈیبٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا پری پیڈ انشورنس یا ان ایکسپائرڈ انشورنس آپ کا یہاں کریڈٹ ہو جاتا ہے ورتھ روپیز 2,000. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس 2,000 سے ایکسپنس جنریٹ ہو گیا اور پری پیڈ انشورنس کا اکاؤنٹ اب 8,000 پہ مینٹین ہو گیا اور ہم نے یہاں اپنے انشورنس ایکسپنس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنی فورتھ ٹرانزیکشن کی. تو اسٹوڈنٹس یہاں بتایا گیا کہ ڈیپریسیشن جو ہے آن فرنیچر وہ 10% ہے آن کاسٹ، یعنی کہ اب آپ کو ڈیپریسیشن کی اماؤنٹ گیون نہیں ہے بلکہ آپ کو نکالنی پڑے گی. تو یاد رکھیے بہت سمپل ہے، جتنی آپ کو آپ کے فرنیچر کی کاسٹ گیون ہے اس فرنیچر کی کاسٹ کے اوپر آپ نے جسٹ 10% کو اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس ڈیپریسیشن کی اماؤنٹ آ جائے گی. اور انٹری آپ کی وہی ہے، فکس انٹری ہے، ایڈجسٹنگ انٹری جو کہ ڈیپریسیشن ایکسپنس ڈیبٹ اور الاؤنس فار ڈیپریسیشن کریڈٹ. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس یہاں فرنیچر کی جو کاسٹ ہے وہ 2 لاکھ روپیز موجود ہے. تو جیسے ہی ہم نے 2 لاکھ کو ملٹیپلائی کیا 10 سے اور ڈیوائڈ کیا 100 سے تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ آ گئی وہ 20,000 کی اماؤنٹ آ گئی اور الاؤنس فار ڈیپریسیشن ود دا سیم اماؤنٹ ہم نے کریڈٹ کیا. اور ہم نے یہاں نریشن میں لکھا کہ ہم نے یہ ڈیپریسیشن کو ریکارڈ کیا ہے ٹو ریکارڈ ڈیپریسیشن ایکسپنس. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹ صاحب نیکسٹ ٹرانزیکشن جو ہے ہماری وہ بیڈ ڈیٹس کے حوالے سے ہے. تو ہم نے بیڈ ڈیٹ ایکسپنس جو ہے اپنا ایسٹیمیٹ کرنا ہے 10,000 روپیز سے. تو چونکہ پیچھے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور انفارمیشن موجود نہیں ہے تو ہمیں بیڈ ڈیٹ ایکسپنس کو ریکارڈ کرنا پڑے گا. تو اس کی بھی سیم انٹری ہمارے پاس فکس انٹری ہے، بیڈ ڈیٹ ایکسپنس ڈیبٹ اور الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس کریڈٹ. چونکہ اماؤنٹ یہاں گیون ہے 10,000 تو ہم اسی سے اس انٹری کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں گے. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں اس کو بھی اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا تو ٹو ریکارڈ بیڈ ڈیٹ ایکسپنس. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اسٹوڈنٹس اب ہم ورک شیٹ کو پریپیئر کرنے جا رہے ہیں. تو اسی لیے ہم جس کمپنی کی
वर्कशीट प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो है MS सलमान ट्रेडर्स, और वर्कशीट बना रहे हैं फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2018। आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले वर्कशीट का स्केच बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ वर्कशीट का स्केच बनाया। सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर का कॉलम मौजूद है, दैन उसके बाद नेम्स और नेम ऑफ अकाउंट्स हैं जो भी हमारे बिजनेस में जनरेट हुए। उसके बाद हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का एक कॉलम है जिसकी दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड्स हमारे पास मौजूद हैं। दैन उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एडजस्टमेंट का कॉलम मौजूद है जिसकी दोनों साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट भी हमारे पास मौजूद हैं। दैन फिर हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉलम मौजूद है जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड्स मौजूद हैं। दैन इनकम स्टेटमेंट है हमारी स्टूडेंट्स डेबिट एंड क्रेडिट, दैन बैलेंस शीट है हमारी डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे। सबसे पहले हमें करना ये होता है कि जो भी हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है वो एज इट इज़ हमें कॉपी कर देना होता है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, डेबिट के बैलेंसेस डेबिट साइड में और क्रेडिट के बैलेंसेस क्रेडिट साइड में। तो इसमें कैश स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद था 20,000, अकाउंट रिसीवेबल मौजूद था 50,000। दैन उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वेंट्री एंडिंग हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त बताया था कि अब जो हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री गिवन है वो इन्वेंट्री एंडिंग के तौर पे गिवन है, क्योंकि हम यहाँ कंपनी जो है हमारी वो परपेचुअल सिस्टम को फॉलो कर रही है। तो उस सूरत में आपके पास अगर आप गौर करें तो इन्वेंट्री के साथ साथ जो अकाउंट आपने मेंटेन किया वो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है, क्योंकि आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के वक्त हमने बताया था कि जब भी आप परपेचुअल सिस्टम के तहत काम करते हैं तो आप अपने इन्वेंट्री जब ख़रीदते हैं उसको एसेट के तौर पे ही रिकॉर्ड करते हैं और राइट आफ्टर सेल्स आप अपनी कॉस्ट को भी जनरेट करते हुए चलते हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट भी यहाँ जनरेट हो गया। तो स्टूडेंट्स वो आपके पास 5 लाख रुपीज़ का अकाउंट है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे सैलरी एक्सपेंस की, जो आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में गिवन था 8,000 रुपीज़ गिवन था। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और आपसे बात की कि रेंट एक्सपेंस आपका मौजूद है 10,000 रुपीज़। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हम आगे बढ़े और आपसे बात की तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपका 30,000। 8th अकाउंट जो है हमारा वो प्रीपेड इंश्योरेंस का है जो कि 10,000 रुपीज़ है। देन हमारा 9th अकाउंट जो है वो फर्नीचर का है जो कि 2 लाख रुपीज़ हमारे पास मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने 10th अकाउंट को देखा तो हमारे पास सेल्स का अकाउंट है, सेल्स रेवेन्यू 625,000 यानी कि 6,25,000 रुपये का अकाउंट। फिर उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ अकाउंट्स पेबल मौजूद है जो कि हमारे पास 25,000 रुपये से मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल का अकाउंट जो कि 3,08,000 रुपये से मौजूद है। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास सप्लाइज का अकाउंट मौजूद है जो कि 5,000 रुपीज़ है। देन उसके बाद हमारे पास सेल्स डिस्काउंट है जो कि 5,000 है। और फिर हमारे पास लास्ट में सेल्स रिटर्न का अकाउंट है जो कि हमारे पास 20,000 मौजूद है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने अपने जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसको कॉपी कर लिया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स आपका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी दोनों साइड्स आपकी इक्वल ही बैलेंस रिप्रेजेंट करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जब वर्कशीट मुकम्मल होगी तो उस वक्त आपको बैलेंसेस के हवाले से भी बताएंगे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज़ होता है उसमें हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज़ को अपनी वर्कशीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली एडजस्टिंग एंट्री थी वो थी सैलरीज एक्सपेंस के हवाले से। तो सैलरीज एक्सपेंस हमने डेबिट किया था और सैलरीज पेबल हमने क्रेडिट किया था। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक बात बताते चलें, स्पेस की लिमिटेशंस थी हमारे पास, यानी कि इस स्लाइड के ऊपर हम पूरी वर्कशीट नहीं डाल सकते थे, तो इसलिए हमने इसको स्प्लिट किया 2 हिस्सों में। और इसका जो एडजस्टमेंट वाला फेज़ है आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आएगा। तो ये जो हम वर्किंग करने जा रहे हैं तो इसके जो नए अकाउंट खुलेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड पर खुल रहे होंगे जो कि आने वाली स्लाइड में आपको नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ जो रिकॉर्ड किया सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरीज एक्सपेंस की। तो याद रखिए एडजस्टमेंट के कॉलम में हमने जो है इसको रिकॉर्ड करना है क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री का हिस्सा है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो अकाउंट मौजूद है वो सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट मौजूद है। तो आप देखिए सैलरीज एक्सपेंस हमने 2000 से डेबिट किया था, तो बिल्कुल 2000 डेबिट साइड में ही हमने एडजस्टमेंट के कॉलम में यहाँ पोस्ट कर दिए। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर।
اور اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم نے سیلریز ایکسپنس جیسے ہی پوسٹ کیا تو آن دا ادر ہینڈ ہمارے پاس سیلریز پیبل کا اکاؤنٹ موجود نہیں ہے جو کہ وجود میں آیا، اور یہ اکاؤنٹ ہم نے اپنے ایڈجسٹمنٹ کے انڈر کھولا جسے ہم نے سیلریز پیبل کا نام دیا، اور کریڈٹ سائڈ میں ایڈجسٹمنٹ کے کالم میں ود دا سیم اماؤنٹ اس کو ہم نے پوسٹ کیا، جو کہ انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ آنے والی سلائیڈ میں نظر آئے گا۔ آئیے اسٹوڈنٹ اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں نیکسٹ ٹرانزیکشن کی۔ تو نیکسٹ ٹرانزیکشن ہمارا پری پیڈ رینٹ ہے، تو پری پیڈ رینٹ ہم نے ڈیبٹ کیا اور رینٹ ایکسپنس کو اسٹوڈنٹس ہم نے کریڈٹ کیا تھا، تو پری پیڈ رینٹ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے یہاں موجود نہیں ہے، البتہ رینٹ ایکسپنس کا اکاؤنٹ ہمارے پاس یہاں موجود ہے جو کہ کریڈٹ سائڈ میں ریکارڈ ہوا۔ تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ایڈجسٹمنٹ کے کالم میں ہم نے پری پیڈ رینٹ کے اکاؤنٹ کو کھولا اور رینٹ ایکسپنس کا اکاؤنٹ کریڈٹ سائڈ میں یہاں ریکارڈ کیا، تو یہاں رینٹ ایکسپنس کے سامنے ہی ایڈجسٹمنٹ کے کالم میں ہم نے 2000 کی اماؤنٹ جو کہ ایڈجسٹنگ انٹری کی اماؤنٹ تھی اس کو کریڈٹ سائڈ میں پوسٹ کیا، کیونکہ یہ ایڈجسٹنگ انٹری میں ہمارے پاس کریڈٹ سائڈ میں ہی ریکارڈ کیا گیا تھا۔ امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ سے نیکسٹ ٹرانزیکشن کی جو کہ انشورنس ایکسپنس تھی۔ تو انشورنس ایکسپنس ہم نے ڈیبٹ کی تھی اور پری پیڈ انشورنس ہم نے کریڈٹ کیا تھا ود دا اماؤنٹ آف ₹2000۔ تو اٹ مینس اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں ہمارے پاس جو اب اکاؤنٹ موجود ہے انشورنس سے ریلیٹڈ وہ پری پیڈ انشورنس کا اکاؤنٹ موجود ہے، اور یاد رکھیے پری پیڈ انشورنس میں کمی واقع ہوئی ہے، تو اٹ مینس کہ ہم نے جو انٹری ریکارڈ کی پری پیڈ ہم نے انشورنس ایکسپنس کو ڈیبٹ کیا تھا جو کہ ایڈجسٹمنٹ کے ہیڈ کے اندر ہم نے اکاؤنٹ کو کھولا اور ایڈجسٹمنٹ میں ڈیبٹ کے کالم میں اس کی اماؤنٹ 2000 کو پوسٹ کیا، جبکہ پری پیڈ انشورنس کا اکاؤنٹ یہاں ہمارے پاس ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں موجود ہے، تو اٹ مینس کہ اس اکاؤنٹ کو ہم نے نہیں کھولا بلکہ ایڈجسٹمنٹ کے کالم میں ان دا سائڈ جہاں ہم نے ایڈجسٹنگ انٹری کے اماؤنٹ کو ریکارڈ کیا تھا پری پیڈ انشورنس کی، وہیں ایڈجسٹمنٹ کے کالم میں اس کو پوسٹ کریں گے، تو پری پیڈ انشورنس ہم نے کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کیا تھا، تو اس صورت میں یہاں بھی ہم اس کو کریڈٹ سائڈ پہ ہی پوسٹ کر رہے ہیں ود دا اماؤنٹ آف ₹2000۔ امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور فرنیچر کی بات کرتے ہیں۔ تو فرنیچر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اسی لیے یہ ایز اٹ از آپ کے پاس موجود ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے پاس بات کر لیتے ہیں اب جو آپ کے پاس دو اکاؤنٹس موجود ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ آپ کے اس ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کا حصہ نہیں تھے، یعنی کہ آپ نے ڈیپریسیشن کو ریکارڈ کیا تھا، تو ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ اور الاؤنس فار ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ یہ دونوں ہی آپ کے پاس موجود نہیں ہے ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں، تو اس لیے آپ نے ان دونوں کو ایڈجسٹمنٹ کے کالم کے ایڈجسٹمنٹ کے ہیڈ کے انڈر ہی کھولا، تو یہ اس لیے اس اسکرین پر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لاسٹ جو آپ کی انٹری تھی وہ بیڈ ڈیٹ ایکسپنس کی تھی، تو یہاں بھی چونکہ بیڈ ڈیٹ سے ریلیٹڈ کوئی ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں اکاؤنٹ گیون نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی دونوں اکاؤنٹس ایڈجسٹمنٹ کے ہیڈ کے انڈر ہی ہم نے نیکسٹ سلائیڈ میں کھولے ہیں، بیڈ ڈیٹ ایکسپنس اور الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس 10,000 سے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو اپنی آنے والی نیکسٹ سلائیڈ میں نظر آ جائے گا۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب اپنے تھرڈ فیز کی طرف چلتے ہیں، اور اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ تمام ایڈجسٹنگ انٹریز کو پوسٹ کرنے کے بعد ہم نے ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کے بیلنسز نکالنے ہیں، تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے یہاں اب جو کیش ہمارے پاس موجود ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس 20,000 کا، جو کہ ڈیبٹ سائڈ میں موجود تھا ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کی، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو یہ 20,000۔ اسی طریقے سے اکاؤنٹ ریسیول کی اگر ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹس یہ اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے 50,000۔ دین انوینٹری اینڈنگ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ 1 لاکھ روپیز سے آپ کے سامنے موجود ہے، اور پھر کاسٹ آف گڈ سولڈ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، ڈیبٹ سائڈ میں اس کو بھی ہم نے ایز اٹ از پوسٹ کر دیا۔ اب اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں اپنی سیلریز ایکسپنس کی طرف، تو سیلریز ایکسپنس ڈیبٹ سائڈ میں 8,000 کا ریکارڈ تھا، جبکہ کریڈٹ سائڈ میں ڈیبٹ سائڈ میں ہی ہم نے ایڈجسٹمنٹ کے کالم میں اس کو 2000 سے پوسٹ کیا، تو یاد رکھیے ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ جو دو سیم سائڈز ہوتی ہیں وہ آپس میں ایڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ 8,000 بھی ڈیبٹ اور 2000 بھی ڈیبٹ، تو اس طرح 8 + 2 10,000 ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں 10,000 اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ڈیبٹ سائڈ میں مینٹین ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور اب رینٹ ایکسپنس کی بات کرتے ہیں، تو رینٹ ایکسپنس یہاں ہمارے پاس 10,000 ڈیبٹ سائڈ میں موجود ہے، جبکہ ایڈجسٹمنٹ کے کالم میں رینٹ ایکسپنس 2,000 کریڈٹ سائڈ میں موجود ہے، تو اٹ مینس کہ اب یہ ڈفرینٹ سائڈز ہیں، تو اٹ مینس کہ ان کا ڈفرینس لے کے پوسٹ کیا جائے گا، تو 10,000 میں سے مائنس ہوا 8,000 تو بچ جاتا ہے 8,000،
10,000 में से माइनस हुआ 2,000 तो बच जाता है 8,000। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 8,000 को हमें पोस्ट करना पड़ेगा डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड की अमाउंट हमारी बड़ी है जो कि 10,000 है। तो इस तरह जो बैलेंस बचा वो डेबिट साइड का बैलेंस बचा 8,000 रुपीज़। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में कोई तब्दीली नहीं है, तो ये एज इट इज़ डेबिट साइड में हमने पोस्ट कर दिया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। और फिर प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 10,000 डेबिट साइड में मौजूद हैं, जबकि एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड में 2,000 मौजूद हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 2,000, तो इन दोनों का अब आपने डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट साइड्स हैं। लेकिन चूंकि जो ग्रेटर अमाउंट है वो डेबिट साइड की है, तो इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो डेबिट साइड का ही बचता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह 8,000 रुपीज़ आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस मेंटेन हुआ डेबिट साइड में। और फर्नीचर में स्टूडेंट्स जैसे कि कोई तब्दीली मौजूद नहीं है, तो डेबिट साइड का हिस्सा है, तो 2 लाख रुपीज़ डेबिट में ही हमने यहाँ पोस्ट कर दिए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे सेल्स की। तो सेल्स स्टूडेंट आपके पास 6,25,000 मौजूद हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसमें भी कोई तब्दीली नहीं, अकाउंट्स पेबल में भी कोई तब्दीली नहीं, तो ये भी 25,000 ही आपके पास मेंटेन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं आपसे कैपिटल की। तो कैपिटल हमारे पास 308,000 यानी कि 3,08,000 रुपये मौजूद, इसमें कोई तब्दीली नहीं, तो क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर बात करें आपसे सप्लाईज़ की, तो सप्लाईज़ में भी कोई तब्दीली नहीं है, तो इसीलिए ये भी 5,000 से आपके पास डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह सेल्स डिस्काउंट आपके पास 5,000 और सेल्स रिटर्न भी आपके पास 20,000 मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट इसी तरीके से हम अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को भी मुकम्मल करेंगे लास्ट तक, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे अपनी क्लासिफिकेशन की तरफ, यानी कि जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स हैं इनको हम क्लासीफाई करेंगे, इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को इनकम स्टेटमेंट में भेजेंगे और बैलेंस शीट के आइटम्स को बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। लेकिन चूंकि हमने आपको बताया ये हमारे साथ लिमिटेशंस हैं, तो वो काम आपका नेक्स्ट स्लाइड पे मुकम्मल हो रहा है। आप आइए अब आगे बढ़ते हैं और इनकम स्टेटमेंट की और बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं, इनके अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स कैश चूँकि हमारा एसेट है, इसीलिए ये बैलेंस शीट का हिस्सा है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड में ही मौजूद है, तो इसलिए हमने इसको बेशक बैलेंस शीट में ही पोस्ट किया, लेकिन ये डेबिट साइड में ही पोस्ट किया जाएगा। आइए स्टूडेंट अब अकाउंट रिसीवेबल की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अकाउंट रिसीवेबल आपका 50,000 एसेट है, तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड में इसको भी पोस्ट कर दिया। अब बात करते हैं इन्वेंट्री एंडिंग की। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बारहा बताया कि इन्वेंट्री एंडिंग की जो नेचर होती है वो आपकी एसेट की नेचर होती है, तो इसलिए आपने इसको भी अपने बैलेंस शीट की डेबिट साइड में पोस्ट किया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नेचर हमारी एक्सपेंस की थी, तो इसलिए स्टूडेंट्स अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो अपनी इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस की नेचर है, तो एक्सपेंस आपका इनकम स्टेटमेंट का आइटम होता है, इसलिए हमने इसको इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट किया। चूंकि डेबिट साइड में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में था, तो इनकम स्टेटमेंट में भी डेबिट साइड में ही हमने इसको पोस्ट किया। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं सैलरीज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड में पोस्ट किया। रेंट एक्सपेंस भी आपका इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, तो ये भी इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड में पोस्ट किया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की बात करें तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी हमने डेबिट साइड में ही पोस्ट किया, चूँकि ये भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। प्रीपेड इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। अपने नाम से ज़ाहिर है ये एसेट अकाउंट है, तो इट मीन्स कि इसको भी हम अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये भी हमने अपने बैलेंस शीट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। अमाउंट है 8,000 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की। अब फर्नीचर की बात करते हैं स्टूडेंट। फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है, तो फर्नीचर को हमने एसेट साइड में बैलेंस शीट के यानी कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। इसी तरीके से सेल्स की बात करें तो सेल्स हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, इसीलिए स्टूडेंट्स ये रेवेन्यू अकाउंट होने की वजह से इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट किया जाएगा, और चूंकि क्रेडिट साइड में है तो इनकम स्टेटमेंट भी क्रेडिट साइड में ही पोस्ट किया जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़े और अकाउंट्स पेबल की बात कर लेते हैं। तो अकाउंट्स पेबल यहाँ हमारे पास क्रेडिट साइड में मौजूद है 25,000, तो अकाउंट्स पेबल की नीचे लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी भी हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा होती है, चूंकि ये क्रेडिट साइड में मौजूद है तो बैलेंस शीट के भी ये क्रेडिट साइड में ही पोस्ट की जाएगी।
इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और आपसे बात की कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल इज़ एन इक्विटी अकाउंट। तो इक्विटी अकाउंट को हम जो पोस्ट करेंगे वो बैलेंस शीट में ही पोस्ट करेंगे, तो 3,08,000 से हमने इसको भी पोस्ट कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और सप्लाईज की बात कर लेते हैं। तो सप्लाईज की नेचर भी एसेट की होती है, तो इसलिए एसेट हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा है, तो बैलेंस शीट के डेबिट साइड में इसको हम पोस्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा एसेट का अकाउंट है और हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी ये हमारी डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब सेल्स डिस्काउंट की और सेल्स रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो याद रखिए ये दोनों सेल्स रेवेन्यू के कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं, तो चूंकि सेल्स आपका इनकम स्टेटमेंट का आइटम है तो ये दोनों भी आपके इनकम स्टेटमेंट में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन चूंकि ये कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं तो ये सेल्स के अपोजिट काम करेंगे। तो सेल्स को अगर हमने रिकॉर्ड किया है क्रेडिट साइड में तो इन दोनों अकाउंट्स को हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 5,000 रुपीज़ से आपका सेल्स डिस्काउंट इनकम स्टेटमेंट डेबिट साइड में पोस्ट किया, देन सेल्स रिटर्न भी आपका 20,000, इसको हमने इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड में पोस्ट किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ तक ये तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। आइए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और फिर वहाँ देखते हैं कि हमने मज़ीद वहाँ क्या वर्किंग की है। तो स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स हुई थी हमारी, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कशन की थी। तो हमारा जो अकाउंट खुला था वो खुला था सैलरीज एक्सपेंस का, सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल। तो सैलरीज पेबल यहाँ मौजूद है हमारे पास। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रीपेड रेंट का अकाउंट खुला था और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो पोस्टिंग की थी उसमें फिर हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट भी मौजूद था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी हमारा खुला था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई थी। देन उसके बाद हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट आ गई थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने एडजस्टमेंट्स को मुकम्मल किया था और फिर उसके बाद हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इनकी पोस्टिंग की। तो हमारे पास सैलरीज पेबल क्रेडिट साइड में था, क्रेडिट साइड में पोस्ट किया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स प्रीपेड एंड डेबिट साइड में था तो डेबिट साइड में पोस्ट किया। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड में मौजूद था तो डेबिट साइड में ही पोस्ट किया गया था। और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हमारा डेबिट साइड में था तो डेबिट साइड में पोस्ट किया। इसी तरह अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है हमने अपने क्रेडिट साइड में पोस्ट किया। बैड डेट एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड में पोस्ट हुआ और अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है वो हमारा क्रेडिट साइड में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से पोस्ट हुआ। देन अब हमने इनको भी क्लासिफाई किया। सैलरीज पेएबल लायबिलिटी है तो इसलिए बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में चली गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स रेंट एक्सपेंस जो है वो हमारे पास प्रीपेड रेंट हमारे पास एसेट है तो इसलिए इसको हमने बैलेंस शीट का हिस्सा बनाया। और फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने बात की इंश्योरेंस एक्सपेंस की। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सपेंस की नेचर रखता है तो इसीलिए ये आपका इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड में पोस्ट किया गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी इसी वजह से डेबिट साइड में पोस्ट किया गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है आपके जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनका। तो फर्नीचर का ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है तो चूंकि फर्नीचर एसेट है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया गया उसका कॉन्ट्रा अकाउंट भी उसी के अपोजिट क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसलिए 20,000 यहाँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड में पोस्ट किया गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़े तो बैड डेट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हमने इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड में पोस्ट किया। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स चूंकि ये अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा अकाउंट है तो इसीलिए चूंकि अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट की है, एसेट का अकाउंट है तो इट मीन्स वो बैलेंस शीट का हिस्सा है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स को भी हमें बैलेंस शीट में ही पोस्ट करना पड़ेगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमने क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट पेज पे हमने आपको बताया था कि आपने करना क्या है। आपने करना ये होता है कि आपने इन तमाम के तमाम बैलेंसेस का टोटल निकाल लेना होता है। तो आपके पास ये जितने भी आइटम्स मौजूद हैं आपने इन तमाम का टोटल निकाल लेना है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास जो टोटल आना शुरू होंगे वो 9,58,000 आपका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स का बैलेंस आ जाएगा आपने जैसे ही ऐड किया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास 36,000
एडजस्टमेंट के डेबिट और क्रेडिट का टोटल आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब जब हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बात की तो एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को जब हमने टोटल किया तो हमारे पास 9,90,000 दोनों साइड्स का टोटल आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़े तो इनकम स्टेटमेंट का जो टोटल हमारी स्क्रीन पर मौजूद है वो डेबिट साइड का मौजूद है 6,05,000, जबकि क्रेडिट साइड में हमारे पास 6,25,000 का अकाउंट मौजूद है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने बैलेंस शीट की बात की तो बैलेंस शीट में हमारे पास 3,85,000 हमारी डेबिट साइड का बैलेंस मौजूद है, जबकि 3,65,000 हमारा यहाँ क्रेडिट साइड का बैलेंस मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हमने जैसा कि आपको बारहा बताया कि आपके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आएंगे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के जो डेबिट और क्रेडिट होंगे उनमें डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे नॉर्मली, क्योंकि या तो ये डिफरेंस आपके लॉस को शो करेंगे या फिर आपके प्रॉफिट को शो करेंगे, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको दिखाया भी। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि आप इनकम स्टेटमेंट के डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आया इस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी को, इस बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 6,25,000 हमारे पास क्रेडिट साइड में मौजूद हैं इनकम स्टेटमेंट के, जो कि रेवेन्यू की साइड कहलाती है, और जबकि डेबिट साइड जो इनकम स्टेटमेंट की जो कि एक्सपेंस की साइड है वो हमारे पास 6,05,000 रुपीज़ मौजूद हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे रेवेन्यूज़ हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा नज़र आए तो यहाँ आपको 20,000 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स कि आपकी रेवेन्यू साइड बड़ी है, ग्रेटर है देन जो एक्सपेंस साइड। तो इट मीन्स यहाँ आपको इनकम आई है 20,000 रुपीज़। तो याद रखिए जो छोटी साइड है यानी कि डेबिट साइड थी, यहाँ ये बैलेंसिंग फिगर हमने लिख दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आप कंपेयर करें अपनी बैलेंस शीट की डेबिट और क्रेडिट साइड को, तो याद रखिएगा अमाउंट्स कुछ भी हों, इनकम स्टेटमेंट के डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस आपकी बैलेंस शीट के डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस के बराबर ही आएगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 3,85,000 आपके डेबिट साइड में मौजूद हैं, जबकि क्रेडिट साइड 3,65,000 है। तो इट मीन्स कि 20,000 जो यहाँ डिफरेंस मौजूद है वो आपकी इनकम की वजह से है। तो 3,85,000 माइनस 3,65,000, तो इस सूरत में आपके पास 20,000 का ही डिफरेंस यहाँ आ जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स उसके बाद अब हमने इनको टोटल कर लेना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल आ गया वो अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट की दोनों साइड 6,25,000 हो गई, जबकि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स हमारे पास 3,85,000 हो गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपकी यहाँ समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल हो जाता है। आइए इसको अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे समराइज करते हैं, जिसमें कंप्लीट आपको वर्कशीट नज़र आएगी, जैसा कि आपको वर्कशीट बनने के बाद पोर्ट्रे करेगी। ठीक है, आइए चलते हैं और देखते हैं। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर वर्कशीट मौजूद है जो कि आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी। तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन को समराइज कर देते हैं कि हमने बेसिकली करा क्या था। करा ये था हमने कि हमने सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी, और एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के बाद हमने अपने तमाम के तमाम अकाउंट्स को यहाँ पोस्ट कर दिया था जो कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का हिस्सा थे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास ये तमाम के तमाम बैलेंसेस यहाँ रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए। फिर हमने बात की आपके साथ एडजस्टिंग एंट्रीज़ की, तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो हमने बनाई थी उनको अब हम एडजस्टमेंट्स के कॉलम में पोस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने एडजस्टमेंट में अपने पास पोस्टिंग शुरू की। तो जो भी हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स मौजूद थे तो हमने यहाँ एडजस्टमेंट के कॉलम में उनको पोस्ट किया। तो याद रखिए जो मौजूदा अकाउंट्स थे उनको हमने उनकी पोस्टिंग उनके सामने ही की, जबकि जो न्यू अकाउंट्स जनरेट हुए एडजस्टिंग एंट्रीज की वजह से उनको हमने एडजस्टमेंट्स के कॉलम के अंडर जनरेट किया। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने एडजस्टमेंट के कॉलम्स को भी पूरा कर लिया। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को एडजस्ट किया और हमने अपने एडजस्टेड बैलेंसेस निकाले जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के हमारे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स में मौजूद हैं। तो इस तरीके से हमने अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को भी मेंटेन कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने फेज़ 1 किया, फेज़ 2 किया, देन फेज़ 3 किया। देन उसके बाद स्टूडेंट्स जो लास्ट फेज़ था हमने आपको बताया कि आपने
انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کے جو آئٹمز ہیں ان کو کلاسیفائی کرنا ہے، اور پھر آپ نے اسٹوڈنٹس یہاں اسی طریقے سے سلسلہ شروع کیا. تو انکم اسٹیٹمنٹ کے جو آئٹمز تھے جو کہ ایکسپنسز اور ریونیوز یا ان کے ریلیٹڈ کانٹرا اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو پوسٹ کیا. اسی طریقے سے بیلنس شیٹ میں آپ نے ایسٹس، لائبلٹیز اور ایکویٹیز کے اکاؤنٹس کو اور ان سے ریلیٹڈ ان کے کانٹرا اکاؤنٹس کو پوسٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ نے ان کا ٹوٹل نکالا، بیلنسز کو ٹوٹل کیا، تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس آپ کے پاس کچھ بیلنسز آ گئے، تو جس میں آپ کے پاس ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس، ایڈجسٹمنٹ اور ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کے بیلنسز تو ایکول آئے. یعنی کہ ایکول سے مراد ہے کہ ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کا ڈیبٹ کریڈٹ، ایڈجسٹمنٹ کا ڈیبٹ کریڈٹ اینڈ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کا ڈیبٹ کریڈٹ یہ ایکول ہو گئے، میچ کر گئے. جبکہ انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ میں آپ کو ڈیبٹ اور کریڈٹ میں ڈفرینسز نظر آئے. تو یہ جو ڈفرینسز تھے ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ انکم یا لاس کی وجہ سے جنریٹ ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس آپ نے جیسی ہی اپنے انکم اسٹیٹمنٹ کے بیلنس کو ڈفرینس کو آئیڈینٹیفائی کیا، تو اگر آپ کی ڈیبٹ سائڈ چھوٹی تھی یعنی کہ ایکسپنسز کم تھے اور ریونیو زیادہ تھے، تو اس صورت میں آپ کو انکم ہو گئی. اور اگر یہ آپ کے ڈفرینسز آپ کے ایکسپنسز یعنی کہ ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہوتی اور ریونیو سائڈ چھوٹی ہوتی، تو اس صورت میں آپ کو لاس کا سامنا کرنا پڑتا. اور پھر اسٹوڈنٹس بیلنس شیٹ میں بھی ہم نے یہی کیا. تو ہم نے دیکھا ہمارے ایسٹ سائڈس زیادہ تھی اور ہماری ایکویٹی سائڈ چھوٹی تھی. تو اٹ مینس کہ یہ جو ڈفرینس آیا وہ ہمارے انکم کی وجہ سے آ رہا تھا. تو اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں ایک چیز اور بھی آبزرو کی کہ ہمارے انکم اسٹیٹمنٹ کا ڈفرینس اور ہمارے بیلنس شیٹ کا ڈفرینس ہمیشہ برابر ہی آئے گا ڈیو ٹو انکم اور لاس. اور پھر اسٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ میں اس کو ٹوٹل کر دیا. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ لیکچر بھی آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا. اور ورک شیٹ کے حوالے سے آپ کو یہی ہے کہ ہم نے آپ کو سروس کنسرن کے حوالے سے بھی ورک شیٹ بنانا سکھائی. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہم نے آپ کو ٹریڈنگ کنسرن کے حوالے سے بھی ورک شیٹ بنانا سکھائی. اور ایون ہم نے اس میں انکم اور لاسز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور جو بھی ہمارے پاس انٹریز، ایڈجسٹنگ انٹریز اس طرح پوچھی جا سکتی ہیں ہم نے ان کو بھی ڈسکس کر لیا. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ تمام باتیں آپ کی سمجھ آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ اب اپنے نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں ہم اس کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بات کریں گے، جس میں آپ کے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوگی، کلوزنگ انٹریز ہوں گی، اوپننگ انٹریز اینڈ ریورسنگ انٹریز ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ جلد ہی اس چیپٹر کو ہم اختتام پذیر کریں گے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اگر آپ کو اب تک کی جو آج کا لیکچر ہے اس میں اگر کوئی سوالات ہیں آپ ہم سے کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جو لیکچر ہے فور دا نیکسٹ 48 آورس آپ کے گوگل کلاس روم پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور اسی سے ریلیٹڈ آپ کو پریکٹس اسائنمنٹس بھی مٹیریل پوسٹ کر دیا جائے گا جس کی آپ نے بھرپور طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ایگزامز کی اچھی تیاری متوقع ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.